अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन में हूं फैसल रहमान लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू का मौजू जो है वो कदरे मुख्तलिफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि सर्टन पॉइंट पे मैं आज एम्फसाइज करूं और मेन जमातों से हट करके एलाइज के हवाले से बात करूं, वो जो साथ शामिल हैं और वो लोग जो साथ शामिल नहीं हैं। बहुत से लोगों का ख्याल यह था कि अभी जब गिलानी साहब रुखसत हो जाएंगे, वजीर आजम नहीं रहेंगे, तो शायद गवर्नमेंट एक बड़ा फैसला करे और वो फैसला ये हो कि इंतखाबात का ऐलान करा दिया जाए और अगले 3 या 3.5 माह के अंदर इंतखाबात की बात की जाए, जो कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक हेल्ड कर दिया जाए, जो शुरू में भी आपको याद होगा अक्टूबर की तारीखों की बात की जाती थी इसी साल में। एक और दूसरा यह था कि ये क्या वजह हुई कि जनाब वज़ीर आज़म बना दिया राजा परवेज अशरफ साहब को, जिनकी पहले की कारकर्दगी उनके इदारों या उनकी मिनिस्ट्री के हवाले से इतनी कोई अच्छी नहीं थी, मैं तो ये कहूंगा बल्कि बहुत बुरी थी, क्योंकि आपके सामने है लोड शेडिंग के हालात। अगर 4 साल की विजन होती तो शायद आज के दिन ये ना होते। वो बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स सारे टेलीविजन चैनल्स पे आप देख चुके हैं, 2009, 2009, 2009, लेकिन यह है 2012 और बिजली का शॉर्टफॉल आपके सामने। सो दिस वाज द कंसिस्टेंसी ऑफ द जेंटलमैन इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग टू द नेशन, टू द पाकिस्तानी पीपल। एक बात, अगले 3 माह कितने इंपॉर्टेंट हैं? एलाइज वही है 211। अगर शाजिया मरी साहिबा की भी वोट को हम कंसिडर करें, जो कि फौजिया वहाब मरहूमा साहिबा की जगह पे अब नेशनल असेंबली में आएंगी, तो 212 वर्सेस 89, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। हमने ये देखा कि पीर पगारो साहब का बहुत एक अलायंस की बात नजर आती थी, लेकिन जब वोटिंग की बात आई टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर, तो आज भी राजा परवेज अशरफ साहब गए हुए थे किंगरी हाउस, वहां भी पीर पगारो साहब से उनकी मुलाकात होती है और उनके जो बड़ी अच्छा खाने शाने की बातें भी की जाती हैं, तो लिहाजा एक वो भी हमें नजर आया सपोर्ट। फिर 9-0 उनका जाना एम के साथ एक बहुत मेजर इत्तेहादी। साथ हमने देखा कि एएनपी ने भी भरपूर उनका साथ दिया और क्यू लीग, जो कि अब उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी शामिल हो जाएंगे और थोड़ी देर में उनके वज़रा भी हल्फ उठा लेंगे। हाँ, फैसल सालेहा तो चंद और ने, रजा हयात साहब ने भी शायद वो 3 माह या 1.5 माह के लिए वजारत की कबूल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि 4 साल 4.5 साल जब रख ली तो उसके बाद अब जरूरत नहीं थी गालिबन, या व्हाटएवर रीजंस। द पॉइंट इज कि अब अगले 3 माह में होगा क्या? बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहां पे, मैं चाहूंगा मैं रेज करूं, लेकिन उससे पहले हमारे 2 ऐसी शख्सियात आज के प्रोग्राम में मेहमान हैं, जो कि एक हुकूमत के इत्तेहादी जमात के इंपॉर्टेंट रुकन है और दूसरे हुकूमत की, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑपोजिशन में, लेकिन वो एज ए न्यूट्रल पार्टी उन्होंने उनकी जमात ने बिहेव किया और उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया। मैं बात कर रहा हूं यहां पर सेनेटर हाजी अदील साहब की, जो कि रहनुमा है, सीनियर लीडर हैं अवामी नेशनल पार्टी के, जो कि बहुत मेजर एलाय है और कहते हैं ना जी, थिक एंड थिन में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उन्होंने साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आप प्रोग्राम में आए। हाजी साहब के बराबर रखते हैं मोहम्मद इस्माइल बुलेदी साहब, कभी हुकूमत के साथ थे, अब साथ नहीं है, उनको सपोर्ट नहीं किया। मौलाना जनाब फजल रहमान साहब ने भी सपोर्ट नहीं किया। बुलेदी साहब, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, सेंटर JUIF, बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेदी साहब आप भी आए। हाजी साहब ये फरमाइएगा, ये बन गया आपका तकरीबन ऑलमोस्ट एंड ऑफ जून, आगे आ गया जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और कहा जाता है कि शायद अनाउंसमेंट। डू यू थिंक कि गवर्नमेंट जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनके लिए बेहतर होता उस सारे सिलसिले से निकलने से के लिए रादर कि अगर वो इलेक्शंस का ऐलान कर देते, जो कि अगर कर देते तो इतना लेट ना होता? बहुत शुक्रिया, ये आप कह रहे हैं कि बेहतर होता। मैं एक सवाल कर रहा हूं कि लोगों का ख्याल है कि लोगों का, कुछ लोगों का ख्याल है। देखिए, ये प्रॉब्लम ये है कि आप कुछ एंकर सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं और उसको प्रेजेंट ऐसे किया जाता है कि सारी 18 करोड़ का तो लफ्ज सब इस्तेमाल करते हैं कि जी 18 करोड़। देखिए, मैं भी आपके सामने बैठा हूं, मैं समझता हूं कि मुनासिब भी था। ये कोई तरीका नहीं है कि आप अदालत से एक फैसला ले आए और उस फैसले को बुनियाद बना के वजीर आजम की छुट्टी हो जाए और कहेंगे जी नया इलेक्शन करा लो। पाकिस्तान, और आपने जो 211 बताए और कहा 212 है, तकरीबन कुछ नहीं ज्यादा है। मेरे कायद बीमार हैं, बावजूद उनकी ख्वाहिशी की वोट देने के लिए दुबई से पहुंचे, डॉक्टर ने अलाउ नहीं किया, वो वोट भी आप शामिल कर लें, 220 कर दें। हाँ, इसके अलावा भी 2-4 वोट थे, कुछ लोग मुल्क से बाहर गए हुए थे। ये बड़ा सडन हुआ कि हुकूमत वजीर आजम को कहा गया कि आपकी छुट्टी हो गई और जब नए इलेक्शन कराए। देखिए, कहीं भी ऐसा नहीं होता है। आप इसको तो देखें कि ये हुकूमत है, 220 हैं कि 25 हैं कि 11 हैं। अपोजिशन के जो थे वो तो 89 से बड़े नहीं, ठीक।
वो तो बड़ा दावा करते हैं कि जी हम अदम एतमाद ले आएंगे। नंबर गेम है जी, 2/3 से भी पीछे, क्लियर हो गया। सिंपल सी बात है कि यानी 2/3 से ज्यादा है। आप लोग 2/3 से ज्यादा है, मैं ये बात कर रहा हूं 2/3 से कम है, बिल्कुल ज्यादा है। ठीक हो गया। तो जब एक हाउस में आपको 2/3 मेजॉरिटी है और तक दूसरे हाउस में तो उससे भी जाता है, तो क्यों वक्त से पहले इलेक्शन का ऐलान किया जाए? एक तो बात यह है, अगर बाज़ सियासी पार्टियां और बाज़ इदारे मिलके गिलानी साहब को वज़ारत उस्मत से न हटाते तो यकीनन गिलानी साहब के साथ बैठकर पाकिस्तान पीपल पार्टी, उनके इत्यादियों से बैठ के जमीयत और ये सब बैठकर एक कंसेंसस डेट आने वाले इलेक्शंस की हो सकती थी, जो कि अक्टूबर नवंबर थी। टेंटेटिव डेट्स तक, लेकिन अभी भी मेरा ख्याल है कि इलेक्शन की इब्तदा इसी साल में होगी। 2012 इलेक्शन का साल है। अब वो इलेक्शन बुरी हुकूमत बन जाएगी, खुदा करे कि अपोजिशन और हुकूमत किसी नतीजे पे पहुंचे और सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो मसला अटका हुआ है उसका इंतखाब हो सके। और उसके बाद एक वक्त आने पर एक अबूरी वजीर आजम पर भी इत्तफाक हो। देखें, अगर इन चीजों पर आप इजाजत दें मुझे यहाँ पर, तो एक क्विक ब्रेक का इशारा हो रहा है मुझे, मैं ब्रेक लेता हूँ और आपसे यहीं से बात दोबारा शुरू करूँ। बुलेट साहब आपको भी शामिल करेंगे गुफ्तगू में, एक ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। बुलेट साहब, क्या वजह थी कि मौलाना साहब उस वोट कास्टिंग में शामिल नहीं हुए और अपने आप को साइड लाइन रखा, जबकि हुकूमत का हिस्सा रहे इतना अरसा? अब क्या ऐसा मसला था? जनाब, ये तो मैं समझता हूँ कि हम तो हिस्सा नहीं रहे। हमें तो 2 साल 2.5 साल है कि हम इस हुकूमत से हम अलहदा हो गए। और मैं समझता हूँ कि ये जो हुकूमत की कारकर्दगी है, जैसा कि आपने कहा, अगर ये इत्यादियों का 212 या 220 का फिगर वो ज़रूर देते हैं, लेकिन अगर आप रेफरेंडम करें, आम लोगों से पूछें कि इस हुकूमत की कारकर्दगी, वोट गवर्नेंस क्या है, तो मैं समझता हूं कि 95% लोग इसके हक में देंगे कि इलेक्शन होनी चाहिए। ये अलग बात है कि हमने नुमाइंदे चुने, अवाम ने भेजे, वो तो एक अलग बात है। लेकिन ये कि मजीद इस हुकूमत को ये कहना कि मैं हुकूमत चलाऊंगा, बाकी ये जो मौलाना साहब ने जमीयत उलमा इस्लाम के जो जमायत का शूरा था और वो बैठे उस पर मशवरा किया कि ये अगर नून वाले भी आ गए, ये भी नए वजीर आज़म आए, तो इससे कोई तब्दीली का इम्कान नहीं है। कोई हमें उम्मीद नहीं है कि इससे मामला ठीक होंगे, ये अच्छी कारकर्दगी का इज़हार करेंगे, मामला उसी का जूं का तू रहेंगे। मौलाना का खुद का मिजाज भी तो था ना बनने के लिए, बनने का किस बेस पे किया? देखो, बनने का तो हर एक का मिजाज होता है, ये नेचुरली, ये सिर्फ मौलाना का नहीं है। कुछ कोतों से मुराद कुछ ऐसे क्यों, क्या वजह आपके पास पता है कि जनाब 200 के करीब तो बंदा इनके पास है, वो सपोर्ट भी करे नून लीग अगर आपको, तो भी आपने बचा, क्यों, वजह क्या हो, क्यों खड़े हुए? एक जमहूरी हक है। अगर हम अपने जो फिगर है, कद काठ वाली शख्सियत जिसको पता हो कि 100% मुझे हार नजर आ रही है, वो क्यों ऐसा करेगा? उसमें यह है कि अपने आप को पेश करना कि जमहूरी अंदाज में कि जी मैं BS ओहदे के लिए, देखो यहाँ नवाज शरीफ अगर वजीर आज़म बन सकता है, राजा परवेज अशरफ बन सकता है, तो मौलाना साहब भी, मौलाना फजल रहमान जी शजर ममनुआ तो नहीं है, वो भी बन सकता है, बात नहीं है। लेकिन नंबर क्या चक्कर है सर? पहली दफा, इससे पहले जो MMA की हुकूमत थी मुत्तहिदा मजलिस अमल की, वो एक और से जमाली जीत गए। मौलाना फजल रहमान अपोजिशन लीडर थे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने ये न्यूट्रल होकर, और उसने खुद कहा कि जी मैं कैंडिडेट हूँ जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से। फिर आखिर में उसने फैसला किया कि मैं किसी फरीक का फेवर नहीं करूंगा, क्योंकि वो भी उससे भी कोई तवक्को नहीं थे नवाज शरीफ वालों से, और यहां से भी ये जो वजीर आजम बन रहा था, क्योंकि हम चाहते हैं कि सिस्टम तब्दील हो, चेहरों की तब्दीली से कोई फर्क नहीं आएगा। अभी क्या सिस्टम तब्दील होगा जी? तो राजा साहब फिर आगे बड़ी ताकत के साथ आगे, मैं समझता हूँ कि MQM ने जबरदस्त उनको इस्तकबाल किया, इन लोगों ने पूरा सपोर्ट किया। देखो ना, वो काफ लीग उनके साथ खड़ी है। मैं समझता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम बिल्कुल अपोजिशन में है, आजाद अपोजिशन में है।
हुकूमत का ऐसा नहीं है। और हम हुकूमत के वो जो कारकर्दगी जो खराब है उनकी हम मुखालफत भी करते हैं। मसला नीड टू सप्लाई के हवाले से, यहाँ जो है ना करप्शन के हवाले से, यहाँ अमन अमान जो यहाँ मुल्क में ड्रोन हमले हैं, मौलाना फजल रहमान ने डटकर इसकी मुखालफत की। मैं समझता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम वाहिद जमायत है कि इन इसके हवाले से वो। बाकी जहां तक रहा इत्यादियों का, मैं अभी भी कहता हूं कि इत्यादी जो अब तक के डटे हुए हैं ये उनको नुकसान होगा। जो इलेक्शन में वो जा रहे हैं अवाम के सामने। आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं जो शुरू में आपने बात की, जो मेरा सवाल भी था कि अगर इलेक्शंस अनाउंस हो जाते अगले और इंटरिम गवर्नमेंट का ऐलान कर दिया जाता कुछ अरसे के बाद, तो आप समझते हैं कि वो बेहतर फैसला होता, जिसको हाजी साहब कह रहे हैं नहीं था वो फैसला बेहतर, क्योंकि जब हम अपर हाउस में मजे में है, इतनी बड़ी मेजॉरिटी इसलिए वो कहते हैं कि वो अदलिया ने जो एक फैसला अचानक दी, उसने अपना ये बनाया कि क्यों उसकी तरफ से वो कह रहे थे कि अगर ये हालात न होते तो शायद ये इत्यादि इकट्ठे बैठकर कोई डेट अनाउंस कर लेते। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी भी ये आप लोगों ने सबसे पहले अदलिया के फैसले का खैर मकदम किया था। हम करते हैं, अभी भी हम एहतराम करते हैं। हमने अब अगर दोबारा से फैसला आता है परवेज अशरफ के खिलाफ तो क्या आप कहेंगे? 26 अप्रैल में जो उसको नाल करार दिया गया था, उस वक्त उसको अखलाकी तौर पर रिजाइन करना चाहिए था। मौलाना ने भी बयान दिया, जमीयत उलमा पर। लेकिन बात यह कि जो ये हाजी अदील साहब कह रहे हैं कि जो इत्यादी जमातें, वो तो मैं समझता हूं कि पिछले दफा भी जो भी इत्यादी जमातें मुशर्रफ के साथ थे, अवाम ने उनको मुस्तरद किया। वो इस दफा भी इलेक्शन आने वाले हैं, चले देखते हैं। जो तजिया है कि मैं समझता हूं आप इस वजह से कि इस तरह के इलेक्शंस में आप लोग जो अभी इलेक्शंस होने वाले हैं 6 माह 8 माह 10 माह जब भी होते हैं, उसमें आप लोग, ये आपका एक सियासी फैसला था कि अगले, क्योंकि सर मुझे सिर्फ एक चीज हाजी साहब मुझे बताएं, मुल्क में बिजली के जो हालात आपके सामने हैं, खुदा गवाह सर 1 घंटा जाती है बिजली और 1 घंटा आती है और आप सो नहीं सकते, आपकी नींद, बच्चों की खैर चलो छुट्टियां स्कूल की, एक इससे बुरे हालात नहीं थे। इसके बावजूद आप कहते हैं जी हमने हुकूमत का साथ देना है। मुझे सिर्फ आप कोई एक चीज ऐसी बताएं कि जिसकी बुनियाद पे आप इनका साथ दें कि यार हुकूमत ने ये बहुत अच्छे फैसले किए हैं, डैम की बात करते हैं तो आपकी मुखालफत, सूबे की बात करते हैं तो आपकी मुखालफत, मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट हो तो मुखालफत, जिसमें बाकी सिलसिले तय पा जाएं तो आप उनके साथ, और अगर लार्जर इंटरेस्ट की बात करें तो हुकूमत की 4-4.5 साल कारकर्दगी आपके सामने पिछले 5 बजट में आपको खोल के बता सकता हूं, मेरा तो फील्ड भी है कि उसमें जो कुछ हुआ, जो कुछ अमल हुआ उसके ऊपर ना होने के बराबर। इसके बावजूद आप उनके साथ खड़े हैं सिर्फ इसलिए कि आइंदा आने वाले जो वोट हो वो वोट में हम जमा कर लें किसी तरीके से, बाय हुक और बाय क्रुक। आई एम वेरी सॉरी टू यूज दिस वर्ड हुक और बाय क्रुक, बट सर लगता तो ये ना आपका तफसीली लेक्चर खत्म हुआ, फिर मुझे मौका देंगे। लेक्चर नहीं जी, मेरा सवाल था कि मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं। पहलू है इस हुकूमत की कारकर्दगी, हमारी डेमो की बात की है, अच्छी बातों की बात की है, वोटों को जमा करने की बात की है, तो सबका जवाब मसला है तो सुनेंगे आप। आपको मैंने पूरा टाइम खुल के ब्रेक में दिया, बोलने भी नहीं दिया। पहली बात तो यह है कि मैं अदब से कहूंगा कि जमीयत उलमा इस्लाम हम बड़ा एहतराम करते हैं। इनको पता है कि मुफ्ती साहब के साथ हमारे बड़े अच्छे तलाकात थे। वो खुदा बख्श जनतों में। अच्छा, मुफ्ती साहब की बात करें। अच्छा, वालिद उनके, ठीक है। जमीयत उलमा ने अभी तक ऑफिशियली कब कहा है कि नए इलेक्शन फौरन कराए जाए? एक आध दुका बयान के अलावा इनकी पार्टी का कोई फैसला अभी तक आया है सामने कि पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी या जो इनकी मरकजी जमात है उससे मीटिंग की और डिमांड किया हो? एक अभी नहीं हुआ है। ये तब्दीली की बात करते हैं तो उस दिन एक तब्दीली आ गई थी इनके कहने पर, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव बदल दिया गया था, जो इनकी मर्जी का डेर इस्माइल खान से ला के मुकर्रर कर दिया गया। तो तब्दीली तो आ गई इनकी, क्योंकि आप कहते हैं ना हम तो अवाम के पास जाना है, तो अवाम को तो ये बातें सब पता चलती हैं। अब आप जो कहते हैं कि हम इनके साथ क्यों चमके हुए हैं, देखिए बात यह है, हम सियासत और इत्तेहाद असूलों की बुनियाद पे करते हैं। हमने 9 साल मियां नवाज शरीफ के साथ इत्तेहाद किया है। मियां नवाज शरीफ की पार्टी जिस वक्त हुकूमत खत्म की, उसकी पार्टी के लोग अबूरी हुकूमत में गए सारे। अगर हम सुने, आप बोले ना, फिर सुने, हमने आधे घंटे के अंदर इस्तीफा दिया है। हमने आधे घंटे के अंदर इस्तीफा दिया है। जिस वक्त मियां साहब के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा था तो जनाब अजमल खटक और सोनियार वली खान साहब उन पर भी था। उन्होंने अदालत में कहा कि हमने कहा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, और हम अब भी अदालत में भी कहते हैं। भाई साहब एक क्विक ब्रेक का इशारा है, भाई से शुरू करूंगा आपसे। मुझे मालूम है जी कि ये बहुत ज्यादा ब्रेक्स बिकम अ बिग हैसल, आई डोंट नो। हाई साहब मैं तो बिल्कुल स्टीयरिंग मेरे कंट्रोल में नहीं, जिस हवाले से एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हाई साहब से, यहीं से दोबारा से इसकी बात का आगाज करेंगे। हाई साहब एक ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक जी। भाई साहब आप फरमा रहे थे। देखिए जी, हम इनके साथ हमने मियाँ साहब के 9 साल इताअत किया है और मियाँ साहब ने हमारे साथ 2 कमिटमेंट की थी। एक कालाबाग डैम नहीं बनेगा और दूसरा के नाम हम आपको देंगे। मियाँ साहब के साथ हम जेलों में भी गए, तो दिया ना सर? उन्होंने कहा दिया ये। और पाकिस्तान पीपल पार्टी और जरदारी साहब ने हमारे साथ प्रोविंशियल अटॉर्नी की बात की है, 18 अमेंडमेंट हमें मिली है। NFC जो कि लखारी साहब पता नहीं किन के जमानों में, महराज साहब पंजाबी सदर और पंजाबी वजीर आजम, सूबों से लेके सब मरकज को दे दी गई। अब ऑलमोस्ट 70% सूबों को मिल रहा है। प्रोविंशियल अटॉर्नी मिली है, आइन में वो तरमीमें हुई हैं कि आप डैम की बात करते हैं, सूबे की मर्जी के बगैर डैम भी नहीं बना सकती हुकूमत जब तक सूबा के इजाजत न देगा। तो हम इसलिए उनके साथ हैं और हम समझते हैं कि ये मुंतखब हुकूमत है, इसके पास शख्सियत है, इसको चलने दिया जाए। आप पहले फौज के जरिए से हुकूमतें खत्म करते थे पाकिस्तान में, आपने तो कभी मौका ही नहीं दिया कि जमहूरियत चल पड़े। 2-2 साल के बाद हुकूमतें खत्म हुई। सर पाकिस्तान, हाँ साहब, पाकिस्तान आपके लिए नजर में ज्यादा कीमती है या जरदारी साहब का अकाउंट? पाकिस्तान मुझे कीमती है। देखें, जरदारी साहब 9 साल जेल में थे, ये अदालतें क्या कर रही थी? निकालते ना उससे, सजा देते ना, क्यों टाल मटोल से काम? अब जबकि उन्होंने काम शुरू किया तो करने क्या सवाल ये 9 साल क्या कर रहे थे? 9 साल तो कह दो किस तरह फिर बहुत सी सवाल और भी हो जाते। क्या उस वक्त लेन देन थी, अंडरस्टैंडिंग थी? और फिर आपके आइन में 248 के तहत इम्यूनिटी है। दुनिया के तमाम आइन में सदूर को, अभी फ्रांस के सदर रिटायर हुए, सजा किया और सजा थी। जब तक वो सदर थे उन पर केस नहीं चला, यूं ही सदार से हटे दूसरे दिन उनको नोटिस मिल गया। क्या चीफ जस्टिस के पास इम्यूनिटी नहीं है? आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ अगर हाई कोर्ट में कोई मुकदमा करें तो क्या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उनको तलब कर सकता है? आप खत्म करें, 248 खत्म कर देते। मियाँ साहब को चाहिए था कि 18 अमेंडमेंट में ये इम्यूनिटी जर्नलों के पास है, वजीर आला के पास है, गवर्नर्स के पास है, वजीरों के पास है, सदर के पास है। हम कहते हैं तो कि सुप्रीम 9 साल पहले आपने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो गलत फैसला है। हम ये कहते हैं कि वो फैसला हमने माना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले चाहे वो जिया के हक में हो तभी मानते हैं, अयूब खान के हक में हो तभी मानते हैं, 200 केस में तमीजुद्दीन के खिलाफ हो तभी माना है, परवेज मुशर्रफ को इख्तियार दे दिया कि 3 साल के लिए आप आइन में जो भी तरमीम करना चाहते हैं, हमने माना है। भुट्टो साहब की फांसी और नेशनल अवामी पार्टी को जुडिशियल मर्डर हमने माना है, हम कबूल नहीं करते हैं। मानना अलग बात है, कबूल नहीं करते हैं। आपको डंडे के जोर से आदमी आके कह दे कि तुमको कि मैं खुदा को नहीं मानता। तो डंडे के जोर पे कुछ नहीं किया जी सुप्रीम कोर्ट ताकत के जोर पे। क्या ताकत है? ये ताकत सुप्रीम कोर्ट की ताकत है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला करना था तो अप्रैल में कर देती कि ये डिस्क्वालीफाइड है। वो तो उन्होंने उनको इशारा दे दिया था। इशारा क्या दिया था? उन्होंने कहा लाइकली टू बी डिस्क्वालीफाइड। 7 जजों का फैसला 3 जजेस करते हैं। सवाल यह है कि हमने वो फैसला तस्लीम किया है, हमारे वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया। दोबारा अगर इनको कहा जाता है परवेज अशरफ साहब को कि भाईजान आप भी लिखें खत, मेरा ख्याल है और ये लिखते हैं, फिर क्या होगा? 248 अगर आइन में है तो इनको नहीं लिखना चाहिए। नहीं तो फिर एक ये तो फैसला बड़ा क्लियर हो, क्योंकि तशरीह तो उसकी हो चुकी है। 248 की तशरीह नहीं की है। 248 की तशरीह नहीं हुई है। आखिरी बात, आप फैसला करें, आए सो मोटो ले लेना। जब शराब की 2 बोतलें जब लड़की के पास मिलती हैं एयरपोर्ट पे, वो तो सो मोटो लेते हैं। आप 248 को लेना सो मोटो कि इस मुल्क में इम्यूनिटी नहीं है, ना सदर का, ना वजीर आजम का, ना जनरल को। शराब की 2 बोतलों का केस वर्सेस द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तो का क्यों लिया गया? फर्क है। सवाल यह है कि वो केस रूटीन अदालत में चलना चाहिए ना, एक FIR दाखिल होनी चाहिए थी ना, उसको क्यों लिया गया है? तो आप 248 को ले लेना, फैसला कर दें कि 248 जो है गलत है, आइन में जो लिखा है ये गलत है, इसकी अंग्रेजी गलत लिखी हुई है, इंटरप्रिटेशन का हक तो है ना सुप्रीम कोर्ट को। अगर ये जो अभी अरसलान इफ्तिखार का केस हुआ है, जैसे ये अरसलान इफ्तिखार के साहबजादे जो हैं, हाँ जी, उनके जो मलिक वर्सेस क्या इनको सुमोटो लेना चाहिए था? आपके ख्याल तो लिया तो है ना? बिल्कुल नहीं, गलत लिया जाए। उस पर आपके गुलाम ने कहा कि गलत हुआ है, फिर दूसरे दिन उसको छोड़ दिया।
इनके चीफ जस्टिस का जो भी फैसला है गलत है। सवाल ये भी है, देखें मुझे आप बताइए, मुझे ये मैं चीफ जस्टिस अदालतें फैसले गलत भी करती है कि नहीं करती हैं? देखें, लोअर कोर्ट में फैसला होता है, अपील होती है, हाई कोर्ट से बरी हो जाता है, फिर अपील होती है, सुप्रीम कोर्ट फांसी देती है, फिर रिवीजन होती है। तो ये इंसानी फैसले हैं ना, गलत होते हैं कि नहीं होते? लेकिन सवाल ये है कि हमने तो आपसे कहा, हमने तो माने हैं। ये मुझे बताएं, चीफ जस्टिस उस बेंच में थे जिसने मुशर्रफ को इख्तियार दिया कि 3 साल के लिए तो आईन में तरमीम करो, क्या वो फैसला सही था? और जिन्होंने वो फैसला किया उन्होंने क्या सजा कोई भुगती है? वो एक बहुत डिफरेंट चैप्टर डिफरेंट क्या था? पाकिस्तान के आइन के साथ मजाक किया जा रहा है। आपके प्रेसिडेंट ने सर जितने फैसले किए जा रहे हैं आइन के साथ, मेरा प्रेसिडेंट इलेक्टेड है, मेरा प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड है, वो मुशर्रफ इलेक्टेड नहीं था, उससे आके पार्लियामेंट पे कब्जा किया था। मुशर्रफ ने वजीर आजम को थाने में एएनपी को जो निकलना चाहिए था, फिर किधर निकलना चाहिए? निकलते रोडों पे जेलों में गए, हम तो नवाज शरीफ के साथ थे, हमारे लोग जेलों में थे। आप क्या बात करते हैं? बंदे नहीं निकलते, कितने बंदे जेलों में थे? मैं 12 दफा जेल मारता समुद्र, आप कितनी दफा जेल गए हैं? मुझे तो मुझे कोई फख्र नहीं है जाने, इसलिए कि मैं किसी जुर्म में नहीं गया, की जंग लड़ते हुए गया हूँ। मैं 12 दफा जेल में गया हूँ। मैं मियां नवाज शरीफ के साथ भी रिस्टोरेशन फॉर डेमोक्रेसी के लिए लड़ा हूँ। चले जी बुलेट साहब, ये मुझे बताएं कि अगले 3 महीने में आपको क्या लग रहा है? कुछ अब फिर मैं ये बात करूं, कुछ हल्कों का ख्याल है शायद इलेक्शन ही ना हो, कोई माहौल ऐसा बन जाए, कुछ और ही किस्सा हो जाए, क्या समझते हैं? हो सकता है? समझता हूं कि एक एब्सोल्यूट क्लैश की तरफ जा रही है 2 इदारे। मैं समझता हूं कि अगर इस तरह इदारों के दरमियान सेटल हो, यानी तसल हो, टकराव हो, ये जो कह रहे हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात, अगर वो अदलिया को चैलेंज करे, चीफ जस्टिस ने साफ ही कहा कि वो कानून साजी नहीं कर सकते जो कि अदलिया के वकार को वो कम करे। ये तो पहले उन्होंने कल के बयान में उन्होंने एक वार्निंग दी। तो मैं ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा है कि ऐसी कानून आइन साजी जो कि आइन के बुनियादी असूलों के खिलाफ, वही है ना, अदलिया की बात नहीं, वही वो तो बुनियादी तो अदलिया के खिलाफ है। मैं इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट अगली ब्रेक में सवाल भी करूंगा जी, आप बात करें प्लीज। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं समझता हूं कि ये जो वजीर आजम अभी बनाया गया है, ये तो पहले से वो जो वापड़ा के केस में रेंटर उसमें पावर में ये तो सजा याफ्ता है। उसने बाकायदा फैसला हयात जो पेश हुए थे, उसने कहा था कि ये इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, मैं समझता हूं कि इसको वजीर आजम बनाना चाहिए था कि इत्यादियों का डिमांड होता ये आसिफ जरदारी से कि एक ऐसे शख्स को वजीर आजम बनाए, जबकि ना पहले मिनिस्टर थे, ना उसके किसी ने कोई करप्शन साबित हुआ है, ना कोई अदलिया में इसका केस अंडर डिबेट है। रजा रब्बानी जैसे बंदे को वजीर आजम बना लेते, ये डिमांड कर लेते ना, ये भी नहीं करते। जो भी वो बनाते हैं कि चाहे वो बंदा करप्ट हो या सही हो। अभी राजा परवेज अशरफ तो इतना येसमैन है कि वो गिरानी से भी ज्यादा जरदारी की बात मानेगा, और जरदारी इख्तियारात ऐवान सदर में होंगे। ये वजीर आजम बनाए नाम है, और मैं समझता हूं कि ये 3 महीने में नहीं, ये 9 महीने तक कोई तब्दीली नहीं आएगी। जूं के तू बल्कि हालात बिगड़ते जाएंगे, और ये वजीर आजम उसको ये एक कारकर्दगी बेहतर नहीं बना सकेंगे। इसलिए मैं समझ रहा हूं कि ये हुकूमत को आगे मुश्किलात बहुत हैं। अभी लोड शेडिंग है। सर मैं एक यहीं पे वापस आऊंगा, एक सवाल भी रख दूं आपके लिए, दोनों हजरात के लिए, ब्रेक के बाद वक्त कम होगा, ब्रेक लेनी है यहाँ पर। सवाल यह कि क्या हुकूमत आने वाले दिनों में कोई ऐसे कानून मुरतब करेगी, तरतीब देगी जिसपे 2/3 मेजोरिटी इनका साथ देगी, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को थोड़ा सा लिमिट किया जाए, या चीफ जस्टिस के ऊपर कोई ऐसा इकदाम किया जाए? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक। बुलेट साहब, सवाल यह था मेरा आपसे ब्रेक पे जाने से पहले कि क्या यह मुमकिन है कि कोई ऐसे इकदाम करे, क्योंकि एक बड़ी वाज़ेह बर्तरी इन्होंने दिखा दी, इनके इत्तेहादियों ने दिखा दी। 211 नहीं चले, हम 215 मान लेते हैं, उनका वली साहब मौजूद नहीं थे, या 220 कर लें, वर्सेस 89-90 जो कि ऑपोजिशन के थे। बड़ा क्लियर वाज़ेह बर्तरी, बल्कि 2/3 से ज्यादा ये मैं कहूंगा। और अपर हाउस की तो बात ही ना करें, वहां पे तो बिल्कुल क्लियर कट स्वीपिंग पोजीशन में ही है। मुझे आप ये बताएं कि क्या समझते हैं, क्योंकि ऐसे कानून बनाए जा सकते हैं, बन सकते हैं, आप भी सेनेटर रहे हैं, अपर हाउस के मेंबर रहे हैं, कि जिसमें के कोई ऐसा कानून हो जिसमें के इख्तियारात कंट्रोल किए जाएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के,
या कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस मेंटेन किया जाए। मैं वर्ड इंपीचमेंट यूज नहीं करूंगा, तो प्रेसिडेंट के लिए होती है जो भी, कि जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को के खिलाफ या उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कोई कानून मुरतब करते हैं, वो कानून बन जाए और अप्रूव हो जाए, फिर तो कानून है। तो एक तो हाजी साहब ने एक बात कहा था दरमियान में जमीयत के बारे में, मैं समझता हूँ कि हमारी एक तारीख है। मुफ्ती महमूद भी हमारा एक वज़ीर आला पर एंटर कर रहे, और उसने कहा कि एक चीपा पे वापड़ा को बनाया गया पेशावर में। मेरे ख्याल ये कोई मौलाना के कहने पर नहीं बनाया गया, ये तो रूटीन होते हैं। और अगर हम ऐसे पोस्टों का काउंट करें तो स्पेंदर वली साहब के भी बहुत सारे इस तरह के केस होंगे कि उन्होंने बहुत बड़े केसों की ये पोस्टों की सिफारिश की होगी, लेकिन ये मुनासिब बात नहीं है कि एक चीफ ऑफ वापड़ा के केस को उससे नत्ती करना। वो हमारा एक उसूल है कि हमने ये जो आप कहते हैं कि जी इत्यादि है, ये आप इत्यादि उस वक्त किसी का हूं कि जो वो कोई सही काम करे। अभी पूरी दुनिया में पीस पार्टी की कारकर्दगी, करप्शन हज मिनिस्ट्री को भी नहीं बख्शा गया। आप रेलवे तो इसकी अपनी मिनिस्ट्री है, बुलोर साहब से पूछे कि रेलवे का क्या हाल हुआ और उसमें कितने करप्शन हुए। आप ये हुकूमत के हिस्सा है, या खैबर पख्तूनख्वा में कितने करप्शन हुए जो उनकी अपने वजीर आला है। मैं समझता हूं कि इस हद तक किसी के साथ न जाएं कि आप आगे इलेक्शन में कौम के सामने न जा सके। ये वही बलोच पश्तों का जिद करना है कि एक दफा उसने कहा मेरी उम्र 35 साल है, और 50 साल के बाद कोई मिला, कहता है क्या उम्र है भाई पठान साहब, कहता है मेरा 35 साल है। कहते क्यों? कहते मैंने एक दफा जब कहा था 35 साल, अब भी 35 साल है। बाकी दूसरे सवाल जो आप कह रहे हैं कि ये जो आइन साजी की बात अभी वो हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो चीफ जस्टिस ने वार्निंग दी है, इसकी अंडरग्राउंड में कोई ऐसा तरमीम वो लाने के बारे में वो सोच रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये तसादुम होगा। तसादुम तो अभी भी है बलदी साहब, नहीं इससे ज्यादा होगा। फिर ये सिस्टम रहेगा नहीं। फिर क्या होगा? और मैं समझता हूं कि नहीं अदलिया से पार्लियामेंट अपने इसमें हैसियत में काम करे, और अगर वो मुकाबला के पोजीशन में जाएंगे एक दूसरे, अदलिया तो सबसे आजाद है। अदलिया के जो फैसले हैं उनका एहतराम करनी चाहिए। पार्लियामेंट सुप्रीम है, आइन वो ऐसा आइन बना दे और उसकी तशरीह भी बड़ी क्लियर कट कर देगी। अगर वो पार्लियामेंट अपने हाथ से तजावुज करे तो वो फिर सुप्रीम नहीं होगा। पार्लियामेंट कानून बना सकती है, कानून बना, लेकिन वो कानून अपर हाउस में इनकी मेजॉरिटी है, वो हो सके प्रेसिडेंट साइन करेंगे। बुनियादी जो आइन है उसकी खिलाफवर्जी ना हो, कानून उसके मुताबिक बना सकती है। अगर मुझे चले बिल्कुल सादा लफ्जों में बलदी साहब, सादा लफ्जों में सवाल दोबारा से करता हूं, 2/3 मेजॉरिटी इत्तेहादियों के पास हो तो वो एक आइन में तरमीम कर सकते हैं? कर सकते हैं। एक बात, अपर हाउस में भेज सकते हैं, बिल्कुल, उधर इनकी मेजॉरिटी है, ये अप्रूव हो जाती है, सदर साहब इनके साइन कर देंगे, फिर क्या होगा? फिर ये होगा जैसा गिलानी को निकाला गया। किसको निकालेंगे? जब राजा साहब को? बिल्कुल सबको निकालेंगे, या चौधरी साहब? फिर सबको, सरदारी को भी निकालेंगे। कौन निकालेंगे सर? आप निकालेगा अदलिया, जो अभी उसने कहा मैं नहीं मानता हूं, 26 अप्रैल का फैसला नहीं माना। एक आइन में चेंज आ जाती है, एक डॉक्यूमेंट बन जाता है, अदलिया क्या कर लेगी? अभी भी जब उसने अपील नहीं की गिलानी के मसले को, सब इत्यादि ने कहा कि कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। उसने आर्डर सुनाया और इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि 1 घंटे के अंदर नोटिफिकेशन करो। वो फिर भी सोच रहे थे कि इसको नहीं मानेंगे, लेकिन जब नोटिफिकेशन आ गया तो उसके हाथ पांव बांध के वो, इसलिए फिर मजबूर सबने का एहतराम करते। मैं समझता हूं कि अगर वो मसला करेंगे, दरमियान में एक तसादुम होगी, तो बेहतर यह है कि अभी वक्त यह है कि सब पार्टियां फैसला करें, इलेक्शन में जाए। अभी बिल्कुल एंड मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शन होना चाहिए, जल्द होना चाहिए। अभी हालात बिल्कुल चले देख लेते हैं, ऊपर चले गए, और मैं समझता हूं कि ये हुकूमत अभी वो कारकर्दगी बेहतर नहीं बना सकते। वो बेहतर ये होगा कि इत्यादि जिद न करें, इसमें अवाम की अदालत मुशावरत करें। और अभी 5 साल, अभी 5 बजट तो पेश हो गया, अभी उनके 5 साल तो टेक्निकली आप समझते टाइम आ गया। ठीक है हाजी साहब, 2-4 चीजें, 2-4 महीनों की तो बात नहीं, जो मैंने सवाल किया था बड़े साहब से, कोई इसकी चीज की प्रोबेबिलिटी? देखिए, ऐसा कोई इरादा नहीं है। आइन में ऑलरेडी इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट भी है और जज के खिलाफ भी है, तरीका है। आपको देखा चीफ जस्टिस के खिलाफ मुशर्रफ ने किसी आईनी तरीके के साथ ही कोई लॉ एंड ऑर्डर किया ही होगा, लेकिन उन ब्रदर जजों ने उसको बचा लिया, जिनको बाद में इन्होंने कहा ये कभी जज थे भी नहीं। यही वो सारा किस्सा देखे ना। हाँ। तो ये आइन में मौजूद है, ऐसी चीजें कवानीन में ऐसी मौजूद है, ऐसी कोई बात नहीं। एक मैं सवाल करता हूं, कल इलेक्शन होते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं,
जैसे कि हमारे आईनी हमने तरमीम की है कि जी एक न्यूट्रल गवर्नमेंट पूरा होगी सेटअप बना दिया, ठीक है। और दोबारा पाकिस्तान पीपल पार्टी उसके इत्तेहादी जीत जाते हैं, यही सेटअप दोबारा आ जाता है। सुने, और वो फिर आगे चल के सदर को दोबारा मुंतखब भी कर लेते हैं। क्या फिर यही अदालतें बार बार हर वजीर आजम को निकालती जाएंगी? आपका बहुत अच्छा सवाल है, और मेरे ख्याल में अगर इलेक्शन होते हैं दूसरी तरीके से होते हैं तो शायद ये रिजल्ट हो जो आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल, अब बताए ना, मैं आपको कह रहा हूं कि पार्लियामेंट को किसी नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। नहीं, ये आप कैसे कहते हैं? अच्छा, अब दूसरी आवाम की अदालत इसको, आवाम की अदालत नवाज शरीफ साहब को वोट देगी, आवाम की अदालत जेयूआई को वोट दे देगी, आवाम की अदालत इंतजाम आपका है, तो आप इमरान खान साहब को वोट दे देगी। किसको देगी जी? मैं तो समझता हूँ कि पंजाब में हमारी इंतजामिया, पंजाब में इलेक्शन जीते हैं। आवाम की अदालत में जनाब ये पोजीशन है कि जो भी मैं अभी भी कहता हूँ, इमरान खान उस हद तक चूंकि यहाँ आप लोगों ने बड़े बड़े उनके खिलाफ बातें की हैं, जेयूआई वालों ने ना सपोर्ट करना उनको, सर वो अजीब की बात, फिर उन्होंने बातें की, लेकिन मैं समझता हूं कि इमरान खान ने कहा कि मैं जमीयत के साथ इताद नहीं करूंगा, के साथ हम खुद नहीं करेंगे। लेकिन बात यह है कि उन्होंने, अगर इमरान खान एक ऑप्शन तो है, मैं समझता हूं कि दो बड़ी जमातों, तीसरी चौथी जमातों से हटकर, लेकिन वो यानी इलेक्शन में उनको नुकसान पार्टियों को दे सकता है, लेकिन जीतना ये इस पोजीशन में नहीं है। देखिए उनका नुकसान इन पार्टियों को जाएगा, इनके लिए तो बड़ी अच्छी पोजीशन है। बोलेंगे सर एक इंटरेस्टिंग बात की प्लीज, आपने अपनी उन्होंने कहा कि इनको चाहिए कि ये एक अच्छा आदमी लाते वजीर आजम, ताकि उस पर इल्जाम न होता। सवाल ये है कि जो पार्टी हुक्मरान होती है अपनी मर्जी का वजीर लाती है ना, इन्होंने जो स्वाति साहब को टिकट दिया था, वजीर बना दिया था, इनका भी बड़ा गलत किया, निकल गए ना। आप अरबपति आदमी आया, वो मजहबी था, किरदार वाले वजीर आपने वजीर बनवा दिया, आपके एहतियातियों को बात मान जाते हैं। ये तो इनकी फराख दिली है जनाब। नहीं, हमने तो एक मेंबर हैं जो कि नॉन मुस्लिम भी हैं। बड़ी अच्छी बात है। हमारे उसमें है, नॉन मुस्लिम अलग है, नॉन मुस्लिम तो वो कोटा है, कोटा अच्छी बात है। जेयूआई बड़ी अच्छी बात है। जेयूआई वो मुसलमान तो नहीं है ना, नॉन मुस्लिम है, उसका कोटा है। सवाल क्या था? सवाल क्या जमीयत का जो मेयार है उस पर कहाँ वो पूरे उतरे हैं, और इन्होंने टिकट दिया है, तो पार्टी अपना खुद ये बताए राजा परवेज अशरफ सबसे बेहतरीन चॉइस थे। मैं समझता हूँ उससे भी बेहतर लोग हो सकते हैं, लेकिन ये पीपल पार्टी की चॉइस है। ठीक, यानी कि आप देखें, हम जब ने इनके साथ हमारा इत्तेहाद था तो मौलाना साहब ने कहा कि मैं खुद वजीर आजम बनूंगा, मुफ्ती साहब ने, खुदा उनको जनतों में जगह दे, हमने कहा बने, लेकिन वो उसने एक रिकॉर्ड का नहीं देखें, लेकिन खुद बन गया ना उसने। यानी इस्लाम में ये होता है कि जो किसी इस्तीफा दिया ना, ओहदे की ख्वाहिश। अब एंड का प्रोग्राम कर रहे हैं जी। बात ये है कि लेट्स होप के सिलसिले बेहतर हो, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो कुछ सिलसिले ठीक कर दे आगे, चूंकि बड़े मसले मसाइल नजर आ रहे हैं और काफी ज्यादा मसले मसाइल नजर आ रहे हैं, क्योंकि थिंग्स आर नॉट दैट अपोजिशन के साथ क्या चाहिए, और फिर जल्द से जल्द ऐलान किया जाए ये चाहिए कि ये अपना प्रोग्राम दे, जो सबकी डिमांड है, लोड शेडिंग कैसे खत्म करेंगे, इकोनॉमिक कैसे करेंगे, अर्बनाइजेशन के खिलाफ कैसे लड़ेंगे। हाजी साहब, वो एक अंग्रेजी की कहावत है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ये जो अगर नियत ठीक है तो खुद ही हल निकलाता है। भाई साहब, वक्त इलेक्शन की कमीशन की आजादी के बाद छोड़ आपका वही सिस्टम होगा जो हाजी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट। में नए लोग इंशाल्लाह जी कल मुलाकात होगी। खुदा।